नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का फोर्थ पार्ट। डेली 10 क्वेश्चन कराता हूं मैं, ये फोर्थ पार्ट है स्टैटिक जीके का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश इस साल G7 की अध्यक्षता करेगा? विच कंट्री विल बी चेयरमैन या चेयर द G7 दिस ईयर? 23 की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है जापान में होगी G7 समिट। मैं आपको G7 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। देखिए 1973 की बात है, ऑयल क्राइसिस हुए थे। ऑयल क्राइसिस हुए थे, क्या हुआ था? अरब कंट्री थी ना, जो अभी हमारी अरब कंट्री, आपको पता है अरब कंट्री के पास बहुत सारा तेल है, ऑयल है ना। तो अरब कंट्री ने क्या करा था? स्टॉप कर दिया था। इन्होंने अपनी सेलिंग बंद कर दी थी। किसको देना? इनने बंद कर दिया था तेल देना। किसको? जो भी हमारी वेस्टर्न कंट्रीज है ना, उनको तेल देना बंद कर दिया था अरब कंट्री ने। वेस्टर्न कंट्री जैसे अमेरिका और यूरोप वालों को तेल देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ऑयल क्राइसिस हो गए थे। ठीक है, जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्री है ना, उसमें ऑयल क्राइसिस हो गई थी, क्योंकि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है हमारी, वो डिपेंड थी किसमें? अरब कंट्रीज के ऊपर तेल लेने की वजह से। उसकी वजह से ऑयल क्राइसिस हो गई थी। अब फिर 1973 में क्या हुआ? जब अरब कंट्री ने तेल देना बंद कर दिया वेस्टर्न कंट्रीज को, तो वेस्टर्न कंट्रीज की कुछ कंट्रियों ने मीटिंग करी, जैसे यूएसए ने, फ्रांस ने, यूके और जर्मनी ने। इन कंट्रियों ने मीटिंग करी। कहां पर? ये मिले, इनके जो भी फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, वो मिले थे कहां पर? व्हाइट हाउस में मिले। व्हाइट हाउस अमेरिका में मिले इनके फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए 1973 में यूएस, फ्रांस, यूके और जर्मनी के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, उनने मीटिंग करी। कहां पर? व्हाइट हाउस में। ठीक है, इसके बाद 2 साल बाद 1975 में इन्होंने ऐड कर दिया किसको? इटली को ऐड कर लिया और जापान को ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गए? जब इनने जापान और इटली को ऐड करा, तो ये हो गए G6 की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1975 में। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग हो गई G6 की 1975 में। फिर 1976 की बात करते हैं, इन्होंने कनाडा को ऐड करा। जैसे कनाडा को ऐड करा तो G7 मेंबर हो गए। ठीक है, देन फिर आता है 1998 में इनने रशिया को ऐड कर लिया। रशिया को ऐड करा तो G8 हो गए। ठीक है, याद रखना इतना। पहले 1973 में 4 कंट्री थी, यूएस, फ्रांस, यूके, जर्मनी। 75 में इटली और जापान जुड़ गए, तो ये G6 हो गए। G6 की फर्स्ट मीटिंग हो गई 75 में। 76 में कनाडा को ऐड कर दिया तो G7 हो गए, और 1998 में रशिया को ऐड करा तो G8 हो गए। अब G8 तो हो गए, मगर क्या हुआ? 2014 में रशिया ने क्या करा? यूक्रेन की जो क्रीमिया सिटी थी उसमें कब्जा कर लिया। यूक्रेन की जो क्रीमिया सिटी थी ना, उसमें कब्जा कर लिया रशिया ने 2014 में। तो रशिया को हटा दिया 2014 में, रशिया को रिमूव कर दिया G8 से। तो 2014 के बाद G7 हो गया ये ग्रुप। रशिया को हटाने के बाद ये ग्रुप G7 हो गया। तो G7 का जो भी बैकग्राउंड था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट समिट बताता हूँ आपको, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो G7 समिट, जो G7 समिट है ना 2023 का, वो कहां पर हुआ था? हिरोशिमा में। हिरोशिमा में समिट हुआ था। हिरोशिमा कहां पर है? जापान में। G7 समिट हुआ था 2023 का हिरोशिमा में, और हिरोशिमा में जो क्वेट समिट है ना, क्वेट समिट 2023 का, वो भी हिरोशिमा में हुआ था। जो क्वेट समिट है 2024 का, वो कहां पर होगा? वो होगा इंडिया में। तो 2 समिट हो गए। एक G7 समिट 2023 का हिरोशिमा में हुआ था, और हिरोशिमा में उसी वक्त क्वेट समिट भी हो गया था। और 2024 में इंडिया में होगा क्वेट समिट। तो 2024 वाला G7 समिट कहां पर होगा? तो 2024 का जो G7 समिट है ना, वो होगा इटली में। इटली में कौन सी सिटी में होगा? पुगलिया सिटी में होगा G7 समिट 2024 वाला। ब्रिक्स समिट कहां होगा 2023 का? तो वो होगा डरबन सिटी में होगा। डरबन सिटी कहां पर है? साउथ अफ्रीका की सिटी है डरबन। तो डरबन सिटी में होगा 2023 का ब्रिक्स समिट। 2024 का ब्रिक्स समिट कहां पर होगा? कजान कहां पर है? रशिया की सिटी है कजान, वहां पर होगा 2024 का ब्रिक्स समिट। SCO जो संघाई कॉर्पोरेशन समिट है 2023 का, वो इंडिया में हुआ था। 2024 का कहां पर होगा? वो होगा अस्थाना कहां पर है? कजाकिस्तान। जो कजाकिस्तान है ना, अस्थाना वहां पर है। तो 2024 का SCO समिट कजाकिस्तान में होगा। फिर G20 समिट 2023 का आपको पता है इंडिया में हो रहा है। 2024 का कहां पर होगा? ब्राजील में होगा। इससे क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा G20 से। फिर आसियान समिट 2023 का, वो कहां पर होगा? इंडोनेशिया में। और 2024 का आसियान समिट कहां पर होगा? लाओस में होगा। 2024 का आसियान समिट, ये इंपॉर्टेंट समिट है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। G20 से तो 100% आएगा। तो इतने भी समिट बताए मैंने, बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट? हाल ही में विश्व बेल दिवस कब बनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 जनवरी को हमेशा बेल डे बनाया जाता है। 24 जनवरी को क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ
एजुकेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हम 24 जनवरी को मनाते हैं। 2 फरवरी को ये बहुत इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं हर साल। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं हम 4 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज वर द बुद्धिस्ट लिटरेचर वर्क जनरली रिटन, बौद्ध साहित्यिक कृतियां सामान्यता किस भाषाओं में लिखी जाती हैं? तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जितनी भी बुद्धिस्ट की बुक हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर है पाली। बुद्धिज्म की 3 बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो भी 3 बुक है ना वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। पहली जो बुक है उसका नाम है सुट्ट पिटक, दूसरी विनय पिटक, तीसरी अभिधाम पिटक। जो सुट्ट पिटक है ना उसके राइटर कौन है? आनंदा ने लिखी है सुट्ट पिटक। विनय पिटक उपाली ने लिखी है। जो अभिधाम पिटक है उसको लिखी है मोगलीपुत्ता तिशा ने, जिसको हम उपा गुप्ता भी बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है तीनों। जो प्राकृत लैंग्वेज है वो जैनिज्म यूज करते थे। जैनिज्म की लैंग्वेज है प्राकृतिक और पाली लैंग्वेज बुद्धिज्म यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अजलन शाह कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? सुल्तान अजलन शाह कप किस सेल से संबंधित है? जितने भी कप वगैरह है ना उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सुल्तान अजलन शाह कप किस स्पोर्ट में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हॉकी। कुछ इंपॉर्टेंट कप्स बताता हूँ आपको, पहले हॉकी की बात करते हैं हम। आगा खान गोल्ड कप हॉकी में दिया जाता है। बीटन कप ये भी हॉकी में दिया जाता है। ध्यानचंद ट्रॉफी भी हॉकी के लिए होती है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी वुमेन जो होती है हॉकी प्लेयर उनके लिए होती है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी के लिए। टॉमी इमार कप ये भी हॉकी की ट्रॉफी होती है। सुरजीत मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट भी हॉकी के लिए होता है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी देखते हैं क्रिकेट की। सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दियोधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, एनकेपी सालवे चैलेंज ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, कोच बिहार ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, वीनू मैनकाइंड ट्रॉफी। मैनकाइंडिंग रूल जो क्रिकेट में था ना इनके नाम पे। मोइन उड दौला गोल्ड कप ये भी क्रिकेट ट्रॉफी है। और शीश महल क्रिकेट टूर्नामेंट, ये सब जितने भी है ना सब क्रिकेट की इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं। इससे क्वेश्चन बहुत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? भटियाली इज द फोक म्यूजिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांस देखते हैं हम। ये डांस है फोक डांस किसके? वेस्ट बंगाल के। कोयला बोशाक ये वेस्ट बंगाल का फोक डांस है। जमाई षष्ठी ये भी वेस्ट बंगाल का फोक डांस है। भाई फोटा वेस्ट बंगाल का फोक डांस है। दुर्गा पूजा तो वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है। ये जितने भी फोक डांस है इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल के। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फोक डांस बताता हूँ मैं आपको, जिसका नाम है छाऊ डांस। छाऊ डांस है ना वो 3 स्टेट में होता है, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। और तीनों स्टेट में इस छाऊ डांस के अलग अलग नाम है। तो मैंने ट्रिक बनाई है, SMP में जॉब। मान लीजिए कोई कंपनी है SMP, उसमें आपको जॉब मिल गई तो S मतलब सरायकिला छाऊ, M मतलब मयूरभंज छाऊ और P मतलब पुरिया छाऊ। ये 3 डांस के नाम है। जो सरायकिला छाऊ है ना वो झारखंड में होता है, मयूरभंज उड़ीसा में और पुरुलिया छाऊ वेस्ट बंगाल में। तो जॉब से होगा JOB, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। SMP से हो गया सरायकिला, मयूरभंज और पुरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, डायरेक्ट पूछ लेता है सरायकिला छाऊ जो है ना वो कौन सी स्टेट का डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है हरिसेन। कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट बताता हूँ आपको जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कालिदास जी किसके कोर्ट में थे? विक्रमादित्य की कोर्ट में थे। इनकी 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बुक लिखी कालिदास जी ने। इंपॉर्टेंट वर्क्स बताता हूँ मैं आपको इनके, शकुंतलम और मेघदूत, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। भानुभट्ट हर्षवर्धन की कोर्ट में थे। हर्षवर्धन की 3 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार ट्रिक बताई है। PNR, प्रियदर्शिका, नागानंदा, रत्नावली, ये 3 बुक हर्षवर्धन ने लिखी है। और इनके कोर्ट पोएट कवि कौन थे? भानुभट्ट। भानुभट्ट की बुक कौन सी है? हर्षचरिता और कादम्बरी। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान जी की कोर्ट में थे। चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी है। भावभूति यशोवर्मन की कोर्ट में थे। भावभूति, महावीर चरित्र मालती माधव और उत्तरा रामचरित्र, इनकी 3 बुक है भावभूति जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? 24 तीर्थंकर थे जैनिज्म के। तो इसका करेक्ट आंसर ऋषभ नाथ फर्स्ट तीर्थंकर थे और फाउंडर बोलते हैं जैनिज्म के। किसको? ऋषभ नाथ जी को। तो ये 24 की 24 तीर्थंकर हैं जैनिज्म के। आपको सिर्फ 3 याद रखने, ऋषभ नाथ को आदिनाथ बोलते हैं और ये फाउंडर है जैनिज्म के। ठीक है, जैनिज्म के फाउंडर है ऋषभ नाथ, आदिनाथ बोलते हैं। इनका एम्बलम जो सिंबल होता है ना वो बहुत आता है एग्जाम में। तो बुल इनका एम्बलम था। अजीत नाथ एलिफेंट इनका एम्बलम था। ये सेकंड जैनिज्म के तीर्थंकर थे। आपको शुरू के 2 याद रखने और संभव नाथ भी रख लो, फोर्थ इनका एम्बलम था। ये 3 आप शुरू के याद रख लीजिए और लास्ट के 2 23वें और 24। 23वें जो गुरु जी थे उनका नाम था पारसनाथ जी जिनका एम्बलम था स्नेक, और महावीर जी जिनका एम्बलम था लोयन। ये 24 तीर्थंकर में आपको सिर्फ 5 याद रखने जो कि एग्जाम में इन 5 से क्वेश्चन आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज द फर्स्ट
फर्स्ट टू डिस्कवर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल की खोज सर्वप्रथम की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे खोजा गया था? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, याद रखना, रावी नदी के किनारे हड़प्पा है। हड़प्पा साइट प्रेजेंट में कहाँ पर है? अभी प्रेजेंट में जो पाकिस्तान का पंजाब है ना, वहां पर है हड़प्पा साइट, और ये नदी के किनारे है। इसको किसने खोजा था? 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसको डिस्कवर किया था, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से हड़प्पा साइट को जानते हैं। लोथल की बात करते हैं, लोथल को हम पोर्ट सिटी के नाम से जानते हैं। ये गुजरात में है, और कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। एस.आर. राव ने इसको खोजा था 1954 से लेकर 63 के बीच में। फिर मोहनजोदारो, जो कि लरखाना डिस्ट्रिक्ट सिंध में प्रेजेंट है, कौन सी नदी के किनारे? इंडस रिवर के किनारे। 1922 में इसको आर.डी. बनर्जी जी ने डिस्कवर किया था। इसको दो नाम से जानते हैं हम मोहनजोदारो को, माउंट ऑफ डेट और ओसिस ऑफ सिंध, ये दोनों नाम मोहनजोदारो के हैं। तो ये सब इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप इन जीएसटी कलेक्शन इन 2023? 2023 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पे था? तो फर्स्ट स्टेट था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा आया है। उसके बाद सेकंड में था कर्नाटका, थर्ड में था तमिलनाडु। ये तीन टॉप स्टेट थी इंडिया की जिसने जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा करा है। जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 डिफरेंट स्लैब है जीएसटी के, ठीक है, 5 डिफरेंट स्लैब है जीएसटी कलेक्शन के। तो 0% तक लगता है जीएसटी, 5% तक लगता है, 12% तक लगता है, 18% तक जीएसटी लग सकता है, और लास्ट 28% तक जीएसटी लग सकता है। ये 5 स्लैब आपको याद रखने जीएसटी के। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको 0 दे देगा, 5 दे देगा, 12 दे देगा, और एक ऑप्शन 10 या 8 दे देगा। आपको बताना है कि कौन सा स्लैब जीएसटी का नहीं है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो 5 डिफरेंट स्लैब है जीएसटी के, 0, 5, 12, 18 और 28। एक और क्वेश्चन आता है, जीएसटी टैक्स कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। अमेंडमेंट 101 अमेंडमेंट थी, है ना, 101 भी अमेंडमेंट के तहत जीएसटी एक्ट लागू हुआ था। एक और क्वेश्चन याद रख लीजिए कि जो जीएसटी टैक्स है ना, जीएसटी टैक्स किन चीजों में नहीं लगता? किन चीजों में नहीं लगता जीएसटी टैक्स? तो जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, आपने देखा होगा ना, पेट्रोल वगैरह में जीएसटी टैक्स नहीं लगता। एल्कोहल, जो भी एल्कोहल बिकती है, एल्कोहल में जीएसटी टैक्स नहीं लगता। इलेक्ट्रिसिटी में जीएसटी टैक्स नहीं लगता। इन तीनों चीजों में जीएसटी टैक्स नहीं लगता। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर यमुना? निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसकी ट्रिक बताता हूँ, आप याद रखिए, मेड, MADA। तो एम से हो गया मथुरा, मथुरा कहाँ आता है? यूपी में। ए से हो गया आगरा, आगरा कहाँ पर है? ये भी यूपी में। फिर दिल्ली, जो हमारी कैपिटल है दिल्ली, और तीसरी स्टेट है इटावा। ये 4 जो स्टेट है, ये 4 सिटी है ना, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो कि यमुना नदी के किनारे आती हैं। तो दिल्ली भी, मथुरा भी, आगरा भी, ये तीनों सिटीज हैं वो यमुना नदी के किनारे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबाव, उपयोक्ता सभी। ये याद रखना है। एक आपने सुना होगा सरयू रिवर, सरयू रिवर के किनारे कौन सा शहर है? तो अयोध्या, अयोध्या शहर यूपी का सरयू रिवर के किनारे है। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो लखनऊ, लखनऊ यूपी में, लखनऊ यूपी, लखनऊ शहर गोमती रिवर के किनारे है। ये हमारा 4th पार्ट था स्टैटिक जीके का। रोज मैं 10 क्वेश्चन कराता हूँ, अगर आपने पिछले 3 पार्ट नहीं देखे तो जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए मैंने उसमें, और जो मेरा एक्सप्लेनेशन होता है बहुत ज्यादा होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे एग्जाम में। इंडिया का कोई भी एग्जाम दे लीजिए, रेलवे हो, डीएफसी हो, पुलिस, स्टेट एग्जाम, बैंक, एसएससी, इन सब एग्जाम और जो भी एग्जाम होते हैं छोटे वगैरह, उन सब में स्टैटिक जीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, उसमें पीडीएफ वगैरह शेयर करता हूँ मैं। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को लाइक नहीं करा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल MCQ IQ को। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।